हिस्ट्री। एडजॉर्प्शन वो है कि जो एक्यूमुलेशन कर दो मोलिकुलर स्पीसीज़ को सरफेस पे रहते हैं द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड, उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, जो मोलिकुलर स्पीसीज़ एडजॉर्ब हो रही है किसी भी सरफेस पे उसे एडजॉर्बेट बोल रहे हैं, और जो सरफेस है जिस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे एडजॉर्बेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल है लाइक गैसेस को हम एक क्लोज वेसल में ले लें, इसमें पाउडर चारकोल है तो प्रेशर जो है वो वेसल का कम हो जाता है क्योंकि गैस जो है वो एडजॉर्ब हो जाती है चारकोल के सरफेस पे। ठीक है, ऑर्गेनिक डाई के सॉल्यूशन में लाइक मिथाइलिन ब्लू जब एनिमल चारकोल को ऐड करते हैं तो ये देखा जाता है कि फिल्ट्रेट कलरलेस हो जाता है क्योंकि डाई के मॉलिक्यूल जो है चारकोल के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लाइक एडजॉर्ब हो जाते हैं, कलरलेस हो जाती है ऑर्गेनिक डाई के जो एनिमल चारकोल के अंदर ऐड करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन रोज शुगर का जब हम बीट से एनिमल चारकोल के पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, एयर ड्राई हो जाती है, सिलिका जेल की वजह से वाटर वेपर एडजॉर्ब हो जाते हैं सिलिका जेल के सरफेस पे। एडजॉर्प्शन एक सब्सटेंस, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? एडजॉर्प्शन में सब्सटेंस जो है वो खुली सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, वो पेनिट्रेट नहीं करते बल्क में, जबकि एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू द बल्क ऑफ द सॉलिड। जैसे हमने एक चौक को स्टिक किया है एक डिप में इंक के तो सरफेस जो है कलर को रिटेन करता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है कलर्ड मॉलिक्यूल का, जबकि सॉल्वेंट जो है वो डीपर हो जाता है स्टिक के अंदर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक दूसरा है कि वाटर वेपर जो है वो एनाइडस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर जो है एब्जॉर्ब्ड होते हैं जबकि सिलिका जेल के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं इस प्रोसेस को हम सॉर्प्शन बोलते हैं, इस फिनोमेना को। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन देखें तो एडजॉर्प्शन इस फैक्ट से अराइज होता है कि जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो सेम इन्वायरमेंट में नहीं होते जिसमें अंदर वाले पार्टिकल होते हैं। अंदर जो होता है एडजॉर्बेंट की ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल म्यूचुअली बैलेंस होता है, बट ऑन द सरफेस जो पार्टिकल्स हैं वो सारी तरफ से जो है सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स या आइटम से सराउंडेड नहीं होते, इसलिए अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं यहाँ पे सरफेस पे। यही फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होता है एडजॉर्बेंट को कि एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स को वो सरफेस पर अट्रैक्ट करते हैं एडजॉर्बेंट। जब हम सरफेस एरिया पर यूनिट मास बढ़ा देते हैं एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया पर यूनिट मास बढ़ाने से जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता है बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पर यूनिट मास। अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एडजॉर्प्शन की हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन हमेशा जो है रेजिडुअल फोर्स जो है सरफेस पे कम होता है, इसलिए सरफेस एनर्जी कम होती है जो हीट की फॉर्म में अपीयर होती है, इसलिए जो एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एडजॉर्प्शन के टाइम पे जो सरफेस पे रेजिडुअल फोर्स है वो डिक्रीज़ होता है, इसलिए सरफेस एनर्जी डिक्रीज़ होती है। इसका मतलब जो एडजॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब गैस एडजॉर्ब होती है जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, इसलिए डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। एडजॉर्प्शन इज दस अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों कम होती है सिस्टम की, इसलिए डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। तो एडजॉर्प्शन वाले प्रोसेस में डेल्टा जी, डेल्टा एस सब कुछ नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है तो डेल्टा एच लेस एंड लेस नेगेटिव होता रहता है, डेल्टा एच जो है टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है और डेल्टा जी जीरो हो जाता है, इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की। मेनली दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं गैसेस के सॉलिड के सरफेस पे। अगर जो एक्यूमुलेशन है गैसेस का सॉलिड के सरफेस पे वो वीक वंडर वाल फोर्सेस की वजह से हो रहा है तो उसे फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोसॉर्प्शन बोलते हैं। अगर गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स हेल्ड कर रहा है सॉलिड के सरफेस पे केमिकल बॉन्ड से तो इसे इस तरह के एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमोसॉर्प्शन बोलेंगे। ये केमिकल बॉन्ड कोवेलेंट और आयनिक कैसे भी हो सकते हैं। कीमोसॉर्प्शन में हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है इसलिए इसको हम एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। कीमोसॉर्प्शन में हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है इसलिए इसे एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम देयर टू प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली इट इज़ नॉट ईजी टू असर्टेन द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। कभी कभी दोनों एक साथ होते हैं तो मैं ये नहीं पता लगता कौन सा एडजॉर्प्शन है। फिजिकल एडजॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे पास कर जाता है, केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल डायहाइड्रोजन पहले एडजॉर्ब हो रही है निकल के सरफेस पे बाय वंडर वाल फोर्सेस, देन डायहाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाते हैं हाइड्रोजन एटम में जो कि हेल्ड होते हैं सरफेस पे बाय कीमोसॉर्प्शन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजियोसॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। जो गिवन सरफेस है एडजॉर्बेंट का वो किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए कोई प्रेफरेंस हो नहीं करता क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस जो है वो यूनिवर्सल होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब कर रहा है सॉलिड के सरफेस पे वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस। जनरली जो ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं गैस मतलब जिनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई ना हो। जिनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है।
आर रेडली एब्जॉर्ब एज वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, मतलब जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो वो उनके लिए जो है प्रेफरेंस शो करता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन द मीथेन। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। रिवर्सिबल नेचर, फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो जनरली रिवर्सिबल होता है, ठीक है। मोर द गैस इज एब्जॉर्ब एंड प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड द गैस कैन बी रिमूव बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। सिंस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक होता है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, क्योंकि टेम्परेचर जो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस को फेवर करता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन जो है वो घटेगा। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो इंक्रीज होता है जब सरफेस एरिया को बढ़ाता है एब्जॉर्बेंट का। इसलिए फाइनली डिवाइडेड मैटर पोरस सब्सटेंस जिनका लार्ज सरफेस एरिया होता है वो गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट इसकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो लो होती है, 20 से 40 किलोजूल पर मोल होती है, बिकॉज जो अट्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस की वो जो है वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होती है, 20 से 40 किलोजूल पर मोल। करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अब कीमोसॉर्प्शन की, हाई स्पेसिफिसिटी। कीमोसॉर्प्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, ये तभी होता है जब कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की जो है चांसेस हो या पॉसिबिलिटी हो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है मेटल पे बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है बाय द ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है मेटल ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। इरिवर्सिबिलिटी, कीमोसॉर्प्शन में जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में। कीमोसॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये भी, बट ये लो टेम्परेचर पर स्लो होता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो कीमोसॉर्प्शन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट जब टेम्परेचर कम होता है तो ये स्लो होता है क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी और एक्टिवेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस एब्जॉर्प्शन ऑफर इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। फिजोसॉर्प्शन जो है किसी गैस का लो टेम्परेचर वो कीमोसॉर्प्शन में चेंज हो जाता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यूजली हाई प्रेशर जो है फेवरेबल होता है कीमोसॉर्प्शन के लिए। बात करते हैं सरफेस एरिया की। फिजिकल एब्जॉर्प्शन की तरह कीमोसॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है जब हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एड्जॉर्बेंट का। बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की। एंथैल्पी ऑफ कीमोसॉर्प्शन जो है वो हाई होती है 80 to 240 किलोजूल पर मोल, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पे 20 से 40 किलोजूल पर मोल थी, यहाँ पे 80 से 240 किलोजूल पर मोल है। अब बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस की, फिजोसॉर्प्शन कीमोसॉर्प्शन के बीच। फिजोसॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, कीमोसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिजोसॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, कीमोसॉर्प्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। फिजोसॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, कीमोसॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। फिजोसॉर्प्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, जिनका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और कीमोसॉर्प्शन भी डिपेंड करता है गैस के नेचर पे, जो रिएक्ट करे एड्जॉर्बेंट के साथ वही गैस ही जो है एब्जॉर्प्शन शो करती है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होती है फिजोसॉर्प्शन की 20 से 40 किलोजूल पर मोल, कीमोसॉर्प्शन की हाई होती है 80 से 240 किलोजूल पर मोल। फिजोसॉर्प्शन की 20 से 40 और कीमोसॉर्प्शन की 80 से 240। फिजोसॉर्प्शन को लो टेम्परेचर फेवर करता है, ये टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है, जबकि कीमोसॉर्प्शन को हाई टेम्परेचर फेवर करता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। फिजोसॉर्प्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती अप्रेसिबल अमाउंट में, जबकि कीमोसॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सरफेस एरिया पर डिपेंड करते हैं दोनों, सरफेस एरिया बढ़ाने से दोनों बढ़ते हैं। फिजोसॉर्प्शन से मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर, जबकि कीमोसॉर्प्शन से मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है, ये यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ अ कर्व नोन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जब हम जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसका वेरिएशन करें, जो गैस एब्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे उसका वेरिएशन करें प्रेशर के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उस कर्व को एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रेडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, जो कि एक एम्पेरिकल रिलेशन देता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एंड द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
x/m होता है। यहाँ पे x जो है वो जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका मास, और m जो है वो है एडजॉर्बेंट का मास। तो x जो है x/m को हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मेज़र करते हैं। यहाँ पे x है जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका मास, और m जो है वो है जो एडजॉर्बेंट है उसका मास। ठीक है, ये रिलेशन से जनरली रिप्रेजेंट होता है कर्व की फॉर्म में, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्प्शन से प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर। These curves indicate that a fixed pressure there is a decrease in physical absorption with the increase in temperature। अगर हम प्रेशर को फिक्स रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ होता है। फिर हम इसका log लेंगे, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। यहाँ पे जो स्लोप है इस लाइन का वो 1/n है, और जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, log k है। 1/n की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। वैसे देखा जाए तो प्रोबेबल रेंज 0.1 to 0.5 होती है। ठीक है, जब 1/n जो है वो 0 है, 1/n 0 है तो हमारा जो x/m है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब 1/n 0 है तो x/m जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के, और जब 1/n 1 होगा तो x/m जो है kp हो जाएगा, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रेशर के साथ वेरी करेगा। तो जब 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, जब 1/n 0 हो जाएगा तब प्रेशर के इंडिपेंडेंट है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब 1/n 1 हो जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है। दोनों कंडीशन सपोर्ट होती है बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। द एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑलवेज सीम टू बी अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। जब हम हाई प्रेशर कर देंगे तो ये प्रोसेस जो है वो सैचुरेट कर जाता है हाई प्रेशर पे। ठीक है, मतलब जो फ्रेडरिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है हाई प्रेशर पे फेल कर जाता है, हाई प्रेशर पे फेल कर जाता है। और शुरू में जो है 1/n की वैल्यू 0 तो इंडिपेंडेंट है प्रेशर के। जब 1/n 1 के बराबर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। जब हम प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये फेल कर जाता है। तो इसमें ये दिखाएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो घट रहा है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉलिड जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं सोल्यूट को सॉल्यूशन से। सॉलिड जो है वो सोल्यूट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉल्यूशन से। जब एक सॉल्यूशन है एसिडिक एसिड का वाटर के अंदर, उसे सेक करते हैं हम चारकोल के साथ, तो एक पार्ट है एसिड का उसे एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल, एंड एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में घट जाती है। तो एसिडिक एसिड को हम एक वाटर में डालते हैं जिसके अंदर चारकोल प्रेजेंट है, तो एक पार्ट जो है एसिड का वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो घट जाती है। इसी तरह से जो लिटमस सॉल्यूशन है जब उसे सेक करते हैं चारकोल से वो भी कलरलेस हो जाता है। पीपीटी बनता है MgOH2 का, वो अटेन करता है ब्लू कलर जब पीपीटी इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज रेजेंट। द कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द मैग्नीज। फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन हैव बीन मेड। कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जब हम एब्जॉर्प्शन करते हैं सॉल्यूशन फेज से। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाने से बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो सॉलिड के अंदर एबिलिटी होती है सॉल्यूशन से सोल्यूट को एब्जॉर्ब करने की। तो ये जो सॉल्यूशन फेज से एब्जॉर्प्शन है डिपेंड कर रहा है सरफेस एरिया पे, बढ़ता है सरफेस एरिया बढ़ाने से। दूसरा टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की। और इसके अलावा ये नेचर पे भी डिपेंड करता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। बिहेवियर ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन विद अ डिफरेंट दैट इंस्टेंट ऑफ प्रेशर। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो x/m Kc/1/n, ये उसी की तरह है, सेम। फ्लोटिंग इतने अगेंस्ट दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग सॉल्यूशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन as equal volume of solution are added to equal amount of charcoal in different flux, then final concentration determine each flux absorption in the initial and final concentration give the value of x। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना बहुत सारी एप्लीकेशन होती है। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। Remaining traces of air can be absorbed by charcoal from a vessel evacuated by vacuum pump to give very high vacuum gas mask। गैस मास्क एक डिवाइस होता है जो एक्टिवेटेड चारकोल को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है और मिक्सचर होता है एब्जॉर्बेंट का। ये यूज़ होता है ब्रीथिंग के लिए कोयल माइंस के अंदर टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेज। गैस मास्क को हम ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए सिलिकॉन एल्यूमिनियम जेल यूज़ होते हैं एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी।
कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए सॉल्यूशन से। एनिमल चारकोल रिमूव करता है सॉल्यूशन से कलरिंग मैटर को बाय एडजॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज़। तो कलरिंग मैटर को रिमूव करता है सॉल्यूशन से एनिमल चारकोल। हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ reactant on the solid surface of the catalyst increase the rate of reaction. There are many gaseous reactant of industrial importance involving solid catalyst. बहुत सारी gaseous reactions होती हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की जिनके अंदर सॉलिड कैटलिस्ट होता है। अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं हम आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके, उसमें हम यूज़ करते हैं बहुत सारी सॉलिड कैटलिस्ट को। दूसरा हम H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कॉन्टेंट प्रोसेस से, जिसमें हम इसके अलावा हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें निकल यूज़ करते हैं। इनर्ट गैसेस का सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द चारकोल, अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाय एडजॉर्प्शन इन कोकोनट चारकोल। मतलब जो नोबल गैसेस हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज इनके डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होती है चारकोल के द्वारा। डिजीज़ को क्योर करने के लिए, बहुत सारी जर्म्स को किल करने के लिए ड्रग्स यूज़ होती है जो एडजॉर्ब होती है उन पे। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में लो ग्रेड सल्फर ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाय सेपरेटेड फ्रॉम सिलिकॉन अदर अर्थ इम्प्योरिटी बाय दिस मेथड यूजिंग प्लाइन ऑयल एंड फ्लोथिंग एजेंट। वो भी फ्लोथ फ्लोटेशन भी एडजॉर्प्शन का फिनोमेना, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होते हैं। Surface of certain precipitates such as silver halide have the property of absorbing some dyes like eosin, fluorescein and thereby producing a dusty color at the end point. Chromatographic analysis में यूज़ करते हैं हम एडजॉर्प्शन का फिनोमेना। तो कहाँ यूज़ कर रहे हैं? ये तो वैक्यूम पंप में, एक गैस मास्क में, एक ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में, एक हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में, एक इनर्ट गैस को सेपरेट करने में, एक डिजीज़ को क्योर करने में, फ्लोथ फ्लोटेशन में, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर में और क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन। गैस मास्क में वैक्यूम बनाने के लिए, हाई वैक्यूम बनाने के लिए, गैस मास्क के अंदर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में डिजीज़ को क्योर करने के लिए, फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। ठीक है, इसके अलावा इसको बहुत सारी गैसेस को सेपरेट करने के लिए, इनर्ट गैसेस को एडजॉर्प्शन इंडिकेटर में और कलरिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने में, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में। अब बात करते हैं कैटालिसिस की। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होके डाइऑक्सीजन देता है। ये डिकम्पोजिशन जो है कुछ टेम्परेचर रेंज पे होता है। जब हम थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देंगे इसके अंदर तो डिकम्पोजिशन जो है वो कम टेम्परेचर पे होगा और ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट से होगा, क्योंकि मैग्नीज, इसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो अनचेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स मास एंड कंपोजिशन। इसी तरह से रेट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो अल्टर्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। इन फॉरेन सब्सटेंस की स्टडी करते हैं हम। द इफेक्ट ऑफ वेरियस फॉरेन सब्सटेंस की स्टडी ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाज फर्स्ट मेड बाय बर्जीलस। सबसे पहले बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंस का इफेक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट पे वो स्टडी करता बर्जीलिस ने, उसने उसके लिए कैटलिस्ट टर्म दी थी। सब्सटेंस जो एक्सेलरेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को और खुद जो है केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज हो जाए आफ्टर द रिएक्शन, उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं। इस फिनोमेना को हम कैटालाइसिस बोलते हैं। प्रमोटर एंड पॉइजन। प्रमोटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, जबकि पॉइजन जो है वो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। प्रमोटर बढ़ा देते हैं, पॉइजन कम कर देते हैं। हैबर्स प्रोसेस में जिसमें हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम को एज अ प्रमोटर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस की। कैटालिस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। होमोजेनस कैटालिसिस, जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट जो है सेम फेज में हो तो प्रोसेस को हम होमोजेनस कैटालाइसिस बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है होमोजेनस कैटालाइसिस की। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो NO को ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ सब के सब जो है गैस फेज में है। दूसरा है हाइड्रोलिसिस करते हैं मिथाइल एसीटेट की, कैटालाइज बाय H+ आयन, फर्निश बाय HCl। ये सारे के सारे लिक्विड में है। हाइड्रोलिसिस करो शुगर की, ये बाय सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी सारे लिक्विड में। तो तीन है, एक सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं तो SO3 को तो NO को यूज़ करते हैं, तीनों गैस में है। दूसरा हाइड्रोलिसिस करो शुगर की और तीसरा है हाइड्रोलिसिस करो इथाइल एसीटेट की। यहाँ पे सारे होमोजेनस कैटालाइसिस है। फिर आते हैं हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में, जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों के तीनों डिफरेंट फेज में प्रेजेंट हो। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड में प्लेटिनम को यूज़ करके, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेज में है, जबकि जो कैटलिस्ट है प्लेटिनम वो जो है हमारा सॉलिड में है। डाइनाइट्रोजन हैबर्स प्रोसेस, इसमें डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। इसमें आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है।
अमोनिया का ऑक्सीडेशन करो नाइट्रिक एसिड में, उसमें प्लेटिनम को यूज़ करते हैं। ओस्टवॉल्ड प्रोसेस जो कि सॉलिड होता है। वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करो, ये सारे लिक्विड होते हैं, जबकि निकल जो है वो सॉलिड होता है। यहाँ पे वन ऑफ द रिएक्ट इन लिक्विड स्टेट अदर इन गैसियस स्टेट। इस तरह से एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है हेटेरोजेनस कैटालाइसिस के मैकेनिज्म को। द ओल्ड थ्योरी जिसे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस बोलते हैं, वो ये बोलती है कि रिएक्टेंट जो है गैसियस स्टेट और सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे। ठीक है, रिएक्टेंट गैसियस फेज और सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होते हैं सॉलिड कैटलिस्ट के सरफेस पे। इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है सरफेस पे, जो रेट को बढ़ा देते हैं रिएक्शन की। एब्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूटिलाइज होती है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी जो है वो कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और ओल्ड एब्जॉर्प्शन थ्योरी का। ये क्या बोलती है, रिएक्टेंट डिफ्यूज़ करते हैं पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे, देन एब्जॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कैटलिस्ट के सरफेस पे, देन केमिकल रिएक्शन होती है कैटलिस्ट के सरफेस पे थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। डिसॉर्प्शन होगा फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस एंड मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर मोर रिएक्शन टू अकर। फिर प्रोडक्ट का डिफ्यूजन होता है कैटलिस्ट के सरफेस से अवे। पहले रिएक्टेंट डिफ्यूज़ हुए कैटलिस्ट के सरफेस पे, उनका एब्जॉर्प्शन हुआ, देन केमिकल रिएक्शन हुई, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, फिर डिसॉर्प्शन हुआ प्रोडक्ट का उनके उस रिएक्टेंट के सरफेस से कैटलिस्ट के। इसके बाद डिफ्यूजन हुआ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो कैटलिस्ट का सरफेस अनलाइक द इनर पार्ट ऑफ द बल्क हैज़ फ्री वैलेंसी, जो प्रोवाइड करेगी सेट फॉर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन गैसेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सच अ सरफेस, the molecules are held up there to lose chemical combination. Different molecules are adsorbed side by side. They may react with each other, resulting in the formation of new molecule. Evaporate, leaving the surface for the free reactant molecule. This theory explains why the catalyst remain unchanged in mass and chemical composition at the end of the reaction and is effective even in small quantity. बट इसने ये एक्सप्लेन किया कि कैटालिटिक प्रमोटर कैटालिटिक पॉइजन का क्या एक्शन होता है। अब बात करते हैं हम सॉलिड कैटलिस्ट की इम्पोर्टेंट फीचर्स की। सबसे पहला आता है एक्टिविटी। कैटलिस्ट की एक्टिविटी हमेशा डिपेंड करती है कीमोसॉर्प्शन के स्ट्रेंथ पे। रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्ट्रॉन्गली ऑन द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। रिएक्टेंट स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब होते हैं कैटलिस्ट के ऊपर एक्टिव होने के लिए, बट ये जो है इतने स्ट्रॉन्गली भी एब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए कि ये इमोबिलाइज हो जाए। Another reactant are left with no space on the catalyst surface for adsorption. It has been found for hydrogenation reaction, catalyst activity increases from group 5 to 11 metals with maximum activity being shown by 7 to 9 element of the periodic table. तो पहला यही है, जो एक्टिविटी है कैटलिस्ट की वो डिपेंड करती है क्या स्ट्रेंथ है कीमोसॉर्प्शन की। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट स्ट्रॉन्गली टू बिकम एक्टिव, बट ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली भी एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए कि ये इमोबिलाइज हो जाए और रिएक्टेंट पे कोई स्पेस ही ना बचे। अनदर रिएक्टेंट आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन द कैटलिस्ट। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ग्रुप 5 से ग्रुप 11 के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। मैक्सिमम एक्टिविटी ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट शो करते हैं। अब बात करते हैं हम सेलेक्टिविटी। किसी भी कैटलिस्ट की जो सेलेक्टिविटी है वो है उसकी एबिलिटी किसी भी रिएक्शन को डायरेक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाने की। व्हेन अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। ठीक है, सेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर सेम रिएक्शन इज़ डिफरेंट। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक होता है कैटलिस्ट। स्टार्टिंग विद द H2NCO and using different catalysts we get different product. Thus it can be inferred that action of a catalyst is highly selective in nature. किसी भी कैटलिस्ट का जो एक्शन है वो हाईली सेलेक्टिव होता है नेचर में। As a result of substance which get catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction. एक सब्सटेंस जो एक रिएक्शन में कैटलिस्ट है वो दूसरी रिएक्शन में ज़रूरी नहीं कि कैटलिस्ट होए। तो एक्टिविटी तो स्ट्रेंथ ऑफ कीमोसॉर्प्शन पे डिपेंड करती है। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली भी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए कि कोई स्पेस ही ना बचे, इमोबिलाइज हो जाए। ज़्यादातर एक्टिविटी हाइड्रोजनेशन के लिए ग्रुप 7 to 9 के एलिमेंट शो करते हैं। सेलेक्टिविटी यही है, एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन के लिए एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, दूसरी रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि वो कैटलिस्ट हो। से सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइसिस। जियोलाइट सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट। ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करे कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के साइज़ पे, उन्हें सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस बोलते हैं। तो ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइज़ पे और पोर स्ट्रक्चर पे कैटलिस्ट के, उन्हें हम सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। जियोलाइट गुड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है बिकॉज इनका हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। ये माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जिसमें 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है सिलिकेट का। कुछ सिलिकॉन एटम को यहाँ पे माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जहाँ 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है सिलिकेट का। कुछ सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम एटम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन फ्रेमवर्क देते हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एज वेल एज द पोर स्ट्रक्चर एंड कैविटी ऑफ द जियोलाइट। They are found in nature as well as synthesized for catalytic selectivity. Zeolite जो है वेरी वाइडली यूज होता है एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। जियोलाइट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए और आइसोमराइजेशन के लिए। एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट है जो कि यूज़ होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, वो ZSM5 है जो अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है टू गिव मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय डिहाइड्रेटिंग दैम। अब बात करते हैं एंजाइम कैटालाइसिस की। एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस करते हैं। ये एक्चुअली प्रोटीन होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर मास होता है और कोलेडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर। एंजाइम कोलेडल सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर। ये इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, कैटालाइज करते हैं बहुत सारी रिएक्शन को, स्पेशली जो नेचुरल प्रोसेस से कंसर्न करते हैं। न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर in the bodies of animal and plant to maintain the life process are catalyzed by the enzyme. एंजाइम इसलिए एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं एंजाइम को हम, और इस फिनोमेना को हम बायोकेमिकल कैटालाइसिस बोलते हैं। मैनी एंजाइम जो ऑब्टेन होते हैं प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिविंग सेल से। देयरफॉर फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी इन 1969। कुछ एग्जांपल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के। जब हम इन्वर्जन करते हैं केन शुगर का, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है तो यहाँ पे एंजाइम यूज़ होती है इन्वर्टेज। ग्लूकोज को जो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एंजाइम यूज़ होती है जाइमेज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो डायसिटेज यूज़ होती है। माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो माल्टेज यूज़ होती है। यूरिया का डिकम्पोजिशन करके जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो यूरेज एंजाइम यूज़ होती है। यूरिया का डिकम्पोजिशन करके अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यूरेज एंजाइम यूज़ होती है। स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है, जबकि इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। स्टमक में पेप्सिन कन्वर्ट करती है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रेटिक ट्रिप्सिन कन्वर्ट करती है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन करना, लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड के अंदर। अब बात करते हैं एंजाइम कैटालाइसिस की कैरेक्टरिस्टिक। मोस्ट हाईली एफिशिएंट होता है। एक मॉलिक्यूल जो है एंजाइम का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट के ट्रांसफ़र कर देता है प्रोडक्ट में। हाईली स्पेसिफिक होती है। हर एक एंजाइम जो है किसी एक रिएक्शन के लिए ही एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करती है। ठीक है। एंजाइम यूरेज कैटलाइज करती है हाइड्रोलिसिस की। यूरिया का हाइड्रोलिसिस करती है यूरेज एंजाइम अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। हाईली एक्टिव होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर में। तो जो रेट है किसी एंजाइम रिएक्शन का वो मैक्सिमम होता है डेफिनेट टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल रहे हैं। हाईली एक्टिव होती है ऑप्टिमम पीएच में। एक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है जब एक्टिवेटर और कोएंजाइम्स यूज़ करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी सर्टेन सब्सटेंस की वजह में जिन्हें कोएंजाइम्स बोलते हैं। ये देखा गया है कि जब एक स्मॉल नॉन प्रोटीन पार्ट जो है प्रेजेंट हो एंजाइम के साथ तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट विटामिन है। एक्टिवेटर जनरली जो है मेटल आयन होते हैं लाइक सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, Cu2+। ये मेटल आयन वीकली बॉन्डेड होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल से और इनक्रीज करते हैं उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को। अमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस आर कैटेगरिकली वेरी एक्टिव होती है अमाइलेज सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। इन्फ्लुएंस ऑफ इनिबिटर एंड पॉइजन। ऑर्डिनरी कैटलिस्ट की तरह एंजाइम भी इनिबिटेड होती है और पॉइजन होती है जब हम कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को लेके आते हैं। इनिबिटर और पॉइजन इंटरेक्ट करते हैं एक्टिव फंक्शनल ग्रुप से एंजाइम के सरफेस पे और रिड्यूस कर देते हैं और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी को। बहुत सारी ड्रग्स जो है रिलेटेड होती हैं टू देयर एक्शन एज एंजाइम इनिबिटर्स इन द बॉडी। मैकेनिज्म एंजाइम कैटालाइसिस। बहुत सारी नंबर ऑफ कैविटीज़ प्रेजेंट होती है कोलेडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम के सरफेस पे। ये कैविटीज़ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक शेप की होती है, इनके अंदर एक्टिव ग्रुप लगे होते हैं लाइक NH2COOH, SHOH। ये एक्चुअली जो एक्टिव सेंटर होता है एंजाइम के पार्टिकल के सरफेस पे। मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच हैव कम्प्लीमेंट्री शेप फिट कर देता है इन कैविटीज़ में जस्ट लाइक की फिट होती है लॉक में। इस प्रोसेस से एक्टिव ग्रुप एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस बनता है देन डिकम्पोज टू यील्ड द प्रोडक्ट। कैटालाइसिस इंडस्ट्री में कुछ कैटालाइसिस यूज़ करते हैं जैसे हेबर्स प्रोसेस में हम फाइनली डिवाइडेड आयरन को यूज़ करते हैं। इसमें मोलिब्डेनम ऐसा प्रमोटर है, 200 बार प्रेशर, 730 से 773 केल्विन प्रेशर। अब आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम को हम यूज़ करने लगे। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को यूज़ करने लगे। ओसफोल प्रोसेस
जिसमें हम नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं, उसमें प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस को यूज़ किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस और वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कोलॉइड्स की। हमें पता है कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। अब आते हैं कोलॉइडल जो है वो हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है, जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड होता है, जिसे डिस्पर्स फेज बोल रहे हैं, वेरी फाइन पार्टिकल की फॉर्म में अनदर सब्सटेंस में, जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोल रहे हैं। सॉल्यूशन और कोलॉइडल में क्या डिफरेंस होता है, उनके साइज़ का डिफरेंस होता है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल का जो साइज़ है वो कम होता है इनके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। कोलॉइडल पार्टिकल लार्जर होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल से, बट स्मॉल इनफ होता है टू रिमेन सस्पेंडेड। इनका डायमीटर जो 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। तो कोलॉइडल पार्टिकल का डायमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। कोलॉइडल पार्टिकल का एनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास होता है, क्योंकि इनका छोटा साइज़ होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को। हम 3 क्राइटेरिया यूज़ करके उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा किस तरह का इंटरेक्शन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, और किस तरह के पार्टिकल है डिस्पर्स फेज के। सिस्टम के टाइप, सॉलिड को सॉलिड में डालोगे तो सॉलिड सोल बनता है, इसमें सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन आता है। सॉलिड को सॉलिड में डालो, सॉलिड सोल, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन। सॉलिड को लिक्विड में डालो तो सोल बनता है, इसमें पेंट और सेल फ्लूइड होते हैं। सॉलिड को गैस में डालो, एरोसोल बनता है, इसमें स्मोक एंड डस्ट है। लिक्विड को सॉलिड में डालो तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, जेल बनता है, जिसमें चीज़ और जेलीज़ है, ठीक है। लिक्विड को लिक्विड में डालो, इमल्सन बनता है, जिसमें मिल्क, हेयर क्रीम और बटर आता है। इमल्शन में आता है बटर, मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। लिक्विड को लिक्विड में डालो, इमल्शन, मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। गैस को सॉलिड में डालो, सॉलिड सोल, प्यूमिक स्टोन, फोम और रबर। गैस को लिक्विड में डालो, फोम बनता है, फ्रोथ, वाइपेड क्रीम और सोप लेदर। सॉलिड को सॉलिड में डालो, सॉलिड सोम बनेगा, जिसका एग्जांपल है हमारा सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेम स्टोन। लिक्विड को सॉलिड में डालो तो भी सोल बनेगा, इसका एग्जांपल है सेल फ्लूइड एंड पेंट। गैस को सॉलिड में डालो, एरोसोल बनता है, स्मोक एंड डस्ट। लिक्विड को सॉलिड में डालो, जेल बनता है, क्रीम एंड जेलीज, चीज़ एंड जेलीज, ठीक है। लिक्विड में डालो, इमल्सन बनता है, जिसमें है मिल्क, हेयर क्रीम और बटर। लिक्विड को गैस में डालो, एरोसोल, फोग, डस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइडल स्प्रे। गैस को सॉलिड में डालो, सॉलिड सोल, प्यूमिक स्टोन, फोम एंड रबर। गैस को सॉलिड में डालो, गैस को लिक्विड में डालो, इसमें बनता है फोम, जिसमें फ्रोथ एंड सोप एंड लेदर, फोर्थ वाइपेड क्रीम एंड सोप लेदर। गैस का गैस में जो होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है सोल होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, जेल होते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, और इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, सोल, लिक्विड इन सॉलिड, जेल एंड इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड। अब बात करते हैं हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन, जो बेस्ड है किस तरह का इंट्रैक्शन है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में। सबसे पहला आता है लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग। कोलॉइडल सोल डायरेक्टली फॉर्म्ड होते हैं जब हम कुछ सब्सटेंस होते हैं लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबर। ये सारे गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबर को हम सूटेबल लिक्विड के साथ मिक्स कर दें तो लायोफिलिक सोल बनता है। गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबर को जब हम सूटेबल लिक्विड के साथ मिक्स कर दें तो लायोफिलिक सोल बनता है। इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर डिस्पर्जन मीडियम को हम सेपरेट कर दें डिस्पर्स फेज से, इवेपोरेशन वगैरह से, तो दोबारा से बन सकता है बाद में इनकी रीमिक्सिंग करके, इसलिए इन्हें रिवर्सिबल सोल बोलते हैं। ये सोल क्वाइट स्टेबल होते हैं, आसानी से कोगुलेट नहीं करते। इनकी 4 फीचर हैं। एक, हमने क्या किया, सिंपली एक लिक्विड के अंदर कुछ सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, रबर, स्टार्च, इन सबको मिला दिया तो बन गया ये। दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम को हम सेपरेट नहीं करते हैं जब डिस्पर्स फेज से इवेपोरेशन करके, तो हम दोबारा से इन्हें रीमिक्सिंग करके बना सकते हैं, इसलिए इन्हें रिवर्सिबल सोल बोलते हैं। तीसरा, ये स्टेबल होता है, आसानी से कोगुलेट नहीं करते। अब आते हैं हम लायोफोबिक सोल कोलॉइड्स पे। लायोफोबिक का मतलब होता है लिक्विड हीटिंग, ठीक है। सब्सटेंस लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड, ठीक है। वहाँ पे क्या था, गम, जिलेटिन, स्टार्च और रबर था। जब उनको मिलाते हैं तो हमारा लायोफिलिक बनता है। और मेटल या उसकी सल्फाइड को जब हम डालेंगे किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ
तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो स्पेशल मेथड से बनते हैं, ठीक है। तो लायोफोबिक सोल आसानी से नहीं बनते मिक्स करके, ये स्पेशल मेथड से बनते हैं, ठीक है। ये आसानी से पीपीटी बना लेते हैं या कोकुलेट कर देते हैं जब इनमें थोड़ा सा भी हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें या हीटिंग कर दें, शेकिंग कर दें, इसलिए स्टेबल नहीं होते। एक बार ये प्रेसिपिटेट कर दे तो ये कोलोइडल सोल वापस से नहीं देते, सिंपली एडिशन विद द डिस्पर्चर मीडियम, इसलिए इन सोल्स को हम इरिवर्सिबल सोल बोलते हैं। इन्हें स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है स्टेबलाइज होने के लिए, अब फॉर देयर प्रिजर्वेशन के लिए हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है लायोफोबिक कोलोइड्स को प्रिजर्व करने के लिए। अब आते हैं दूसरा मेथड। तो पहला तो नेचर में इंट्रैक्शन था डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज का, किस तरह का पार्टिकल है उस पे बेसिस पे। पहला आता है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, डिसोल्यूशन करके बहुत सारे एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल जिनका ऑफ अ सब्सटेंस एग्रीगेट करके एक स्पीसीज़ बनाएगी जिसका साइज़ कोलोइडल रेंज में होगा। तो बहुत सारे एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ऐसी स्पीसीज़ बनाएगी जिसका साइज़ कोलोइडल रेंज में होगा। ये स्पीसीज़ जो बनती है इन्हें मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। लाइक गोल्ड सोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वेरियस साइज़ के हैविंग मैनी एटम। सल्फर सोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें 1000 और मोर एसिड सल्फर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड यही है कि डिसोल्यूशन करके बहुत सारे एटम और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी सब्सटेंस के, वो एक ऐसी स्पीसीज़ बनाते हैं जिसका साइज़ कोलोइडल रेंज में होता है, इन्हें मल्टी मोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं। एक गोल्ड सोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मैनी एटम्स के वेरियस साइज़ के, सल्फर सोल में भी ऐसे होते हैं। फिर आते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं किसी सूटेबल सॉल्वेंट में एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज जो है कोलोइडल रेंज में होता है। इस तरह के सिस्टम को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। ये कोलाइड जो है क्वाइट स्टेबल होते हैं और रिजेंबल करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से मैनी रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल जो हैं वो होते हैं, तो इस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर कोलोइडल रेंज के जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है कोलोइडल रेंज बना देते हैं, जिन्हें मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन से मैच करते हैं। एग्जाम्पल है नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स का स्टार, सेलुलोज, प्रोटीन एंड एंजाइम, और मैन मेड का पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर। अब आता है एसोसिएटेड कोलाइड और मिशल्स। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोलाइडल बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलाइडल बिहेवियर को एग्जिबिट करता है क्योंकि एग्रीगेट बन जाता है। इस एग्रीगेटेड पार्टिकल को हम मिशल्स बोलते हैं, इसे हम एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। और मिशल्स का फॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है उसे क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे होता है जिसको हम क्रिटिकल मिशल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। जब इनका डाइल्यूशन करेंगे तो वापस से ये इंडिविजुअल आयंस दे देते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट सच एज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट बिलोंग टू दिस क्लास, ठीक है। इनका जब डाइल्यूशन करते हैं तो ये वापस से इंडिविजुअल आयंस दे देते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट इस कंडीशन में आते हैं। सोप के लिए जो क्रिटिकल मिशल कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर होनी चाहिए। इनमें लायोफिलिक और लायोफोबिक पार्ट दोनों होता है। 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर होती है। मिशल्स में 100 मॉलिक्यूल्स और मोर होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मिशल फॉर्मेशन, सोप का सॉल्यूशन लेना है हमें, चूँकि सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होता है हायर फैटी एसिड का, और उसका रिप्रेजेंट होता है RCOO नेगेटिव Na+। सोडियम स्टीरेट एग्जाम्पल है CH3 CH2 का होल 16 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो कि मेजर कंपोनेंट होता है बार सोप का। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोशिएट हो जाता है RCOO नेगेटिव और Na+ में। RCOO नेगेटिव में दो पार्ट होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि R है, जिसे नॉन पोलर टेल भी बोला, जबकि हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग होती है ये नॉन पोलर टेल हाइड्रोकार्बन चेन R। और पोलर ग्रुप CO नेगेटिव जो है वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक। RCOO नेगेटिव आयन जो है प्रेजेंट होता है सरफेस पे, जिसमें COO नेगेटिव ग्रुप जो है वाटर के अंदर होता है जो कि पोलर है, और हाइड्रोकार्बन चेन जो कि नॉन पोलर है वो उससे बाहर होती है, सरफेस पे होती है। बट क्रिटिकल मिशल कॉन्सेंट्रेशन पे जो एनायंस हैं वो भी वापस से पुल बैक हो जाते हैं सॉल्यूशन पर, एग्रीगेट करके स्फेरिकल शेप बनाते हैं। तो पहले क्या थे, जो हाइड्रोकार्बन चेन थी वो बाहर की तरफ थी, जबकि COO नेगेटिव वाला पार्ट अंदर की तरफ था। बट क्रिटिकल मसल कॉन्सेंट्रेशन पे जो बाहर वाला पार्ट है
वो अंदर की तरफ आ जाता है, स्फेरिकल शेप बनाता है विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर विद C+- पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। बाहर की तरफ C+- पार्ट होता है जबकि हाइड्रोकार्बन चेन अंदर की तरफ होती है। इस तरह के एग्रीगेट को हम आयनिक मिशल्स बोलते हैं। इसमें 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिमिलर डिटर्जेंट के केस में भी होता है जो कि सोडियम लोरियल सल्फाइड है। CH3 CH2 का 11 SO4 नेगेटिव Na+, CH3 CH2 का 11 SO4 नेगेटिव Na+। इसमें SO4 नेगेटिव अलॉन्ग विद द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हैज़ द मैकेनिज्म मिशल फॉर्मेशन जो सेम होता है जो सोप का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन क्या होता है सोप का। ये देखा गया है कि मिशल्स के अंदर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन होता है सेंट्रल कोर में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्लीनिंग एक्शन सोप का इस वजह से होता है कि सोप मॉलिक्यूल मिशल्स बनाते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के राउंड। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरह होता है जबकि हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट जो है बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो एक मिशल्स बनाते हैं सोप सॉल्यूशन ऑयल ड्रॉपलेट के राउंड। ठीक है, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड होता है जबकि हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होता है। सिंस द पोलर ग्रुप कैन इंटरेक्ट विद द वाटर ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरियट आयन इज नाउ पुल्ड। अब ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर की तरफ पुल कर लेते हैं और रिमूव कर देते हैं डर्टी सरफेस से, क्योंकि पोलर ग्रुप जो इंटरेक्ट कर रहा है वाटर से तो ऑयल ड्रॉपलेट जो कि सराउंड कर रही है उसको हम अंदर की तरफ वाटर की तरफ पुल कर लेंगे और डर्टी सरफेस से रिमूव कर देंगे। सोप जो है इमल्सिफिकेशन में वॉशिंग में हेल्प करता है ऑयल और फैट की। नेगेटिव चार्जेस सीट अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग एग्रीगेट। ग्लोब्यूल्स के अराउंड एक नेगेटिव चार्ज शीट होती है जो इन्हें आपस में नहीं मिलके एग्रीगेट नहीं बनाने देती है। इसे पुल कर लेता है अंदर की तरफ स्टीरेट आयन, वाटर में पुल कर लेता है, डर्टी सरफेस से रिमूव करवा देता है ऑयल ड्रॉपलेट को। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहला होता है हमारा केमिकल मेथड। कोलाइड डिस्पर्शन कैन बी परफॉर्म प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। पहला मेथड डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनाइड मतलब आर्सेनाइड सल्फाइड बनता है। ठीक है, आर्सेनाइड सल्फाइड बनता है डबल डिकम्पोजिशन से। सल्फाइड और बनता है ऑक्सीडेशन से। गोल्ड सोल बनता है रिडक्शन से। और जो Fe का सोल है, आयरन का सोल है, वो हाइड्रोलिसिस से। तो आर्सेनाइड का सोल AH2S3 ये बनता है हमारा डबल डिकम्पोजिशन से। AH2O2 के डबल डिकम्पोजिशन से AH2O3 का डबल डिकम्पोजिशन कर दो H2S के साथ तो AH2S3 बन जाता है हमारा, साथ में वाटर बाहर निकल जाता है। दूसरा है SO2 का रिडक्शन करके हम सल्फ़र सोल बना लेते हैं वाटर के साथ ऑक्सीडेशन करके, SO2 का ऑक्सीडेशन करके वाटर H2S के साथ हमारा सल्फ़र सोल बन जाता है। AuCl3SCHO वाटर रिडक्शन करो तो गोल्ड सोल बन जाता है। FeCl3 और वाटर मिलके हाइड्रोलिसिस करो तो FeOH3 बनता है। तो H2S3 डबल डिकम्पोजिशन से बन रहा है, सल्फ़र सोल रिडक्शन से बन रहा है, गोल्ड सोल ऑक्सीडेशन से बनता है। गोल्ड में O आता है G के बाद, तो ये ऑक्सीडेशन है। और लास्ट वाला आयरन का जो सोल है वो किससे बनता है? हाइड्रोलिसिस से बनता है। अब बात करते हैं दूसरा मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और बीडिंग आर्क मेथड। इसमें क्या होता है? डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होता है। कोलिडल सोल होता है मेटल का सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, वो प्रिपेयर्ड होता है इस मेथड से। तो मेटल के गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के कोलिडल सोल इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन और बीडिंग आर्क मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं। इस मेथड में क्या होता है? मेटल की इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि एक डिस्पर्जन मीडियम में इमर्ज है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क को स्टक करते हैं। इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है जो वेपराइज कर देगी मेटल को, देन वो कंडेंस होके पार्टिकल बना लेंगे कोलिडल साइज़ के। तो इसमें क्या होता है? डिस्पर्जन कंडेंसेशन दोनों होता है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के कोलिडल सोल हम इससे बनाते हैं। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड, मेटल की इलेक्ट्रोड होती है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क को स्टक करते हैं। ठीक है, इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है जो वेपराइज करेगी मेटल को, देन वो कंडेंस होके कोलिडल पार्टिकल बनाएंगे कोलिडल साइज़ के। तीसरा मेथड होता है पेप्टाइजेशन। अच्छा, पेप्टाइजेशन में क्या होता है? हम एक PPT को कन्वर्ट कर रहे हैं कोलिडल सोल में, उसको सिंपली डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होती है उसे पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये हमेशा जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT को कोलिडल सोल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो PPT को डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करके हम कोलिडल सोल बना सकते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगी, इसे पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे।
पेप्टाइजेशन के टाइम पे पीपीटी एडजॉर्ब करती है इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को अपने एक सरफेस पे, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है प्रेसिपिटेट पे, जो अल्टीमेटली ब्रेक कर जाता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ द साइज ऑफ कोलॉइड। तो बस पीपीटी को डिस्पर्जन मीडियम के साथ सेक करके हम कोलॉइड बना रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। अब ये जो पीपीटी है वो इलेक्ट्रोलाइट से कुछ आयंस ले लेती हैं, अपोजिटली चार्ज आयंस, और जो बाद में इस पर चार्ज आ जाएगा, वन ऑफ द आयंस ले लेगी इलेक्ट्रोलाइट का और इस पर चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये ब्रेक करके साइज़ बना देगी कोलेडल रेंज का। अब बात करते हो 3 मेथड से हम बना सकते थे। एक था केमिकल मेथड, जिसमें डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनिक AH2S3 बना रहे थे, ऑक्सीडेशन से सल्फ़र का सोल, गोल्ड का सोल, ऑक्सीडेशन से सल्फ़र का गोल्ड का रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से सल्फ़र का और गोल्ड का रिडक्शन से, और आयरन का हाइड्रोलिसिस से। दूसरा मेथड ब्रीडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में, जिसमें गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम का बना रहे थे। तीसरा जब हम पीपीटी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कोलेडल सोल में, उसे बोलते हैं पेप्टाइजेशन। अब बात करते हैं कोलेडल पार्टिकल्स की या कोलेडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन। अच्छा, जब कोलेडल सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ अदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और ठीक है, जब ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है कोलेडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए, बट लार्ज क्वांटिटी में अगर हमारी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वो कोगुलेट कर देती है इसको। इसलिए हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की उनको कम करना है। तो इस सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने की लिए हम एक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलेडल सॉल्यूशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलेडल सॉल्यूशन कैरीड आउट करता है फॉलोइंग मेथड से। सबसे पहला है डायलिसिस। हम क्या करते हैं, एक डिजोल्व सब्सटेंस को कोलेडल सॉल्यूशन से रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। कोलेडल सॉल्यूशन से डिजोल्व सब्सटेंस को रिमूव करते हैं हम सुटेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन करवा के। सिंस पार्टिकल्स आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, ब्लैडर और स्पर्मेन पेपर और सेलोफोन सीट, बट नॉट द कोलेडल पार्टिकल, द मेम्ब्रेन कैन बी यूज फॉर डायलिसिस। ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिससे एनिमल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, या पर्चमेंट पेपर या सेलोफोन सीट, जहाँ से कोलेडल पार्टिकल पास नहीं करते, ट्रू सॉल्यूशन के बाकी सारे पार्टिकल पास कर जाते हैं। इस मेम्ब्रेन को यूज़ करते हैं डायलिसिस के लिए। ऑपरेटर जो यूज़ होता है वो डायलाइज़र है। एक सूटेबल मेम्ब्रेन का जो बैग है उसको हम लेते हैं, इसमें एनिमल ब्लैडर, सेलोफोन, इन सब की मेम्ब्रेन लगी होती है, उसके अंदर कोलेडल सॉल्यूशन है, उसे एक वेसल में ले जाएंगे जहाँ से फ्रेश वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। मोलिकुलर आयन डिफ्यूज़ होंगे मेम्ब्रेन के थ्रू और आउटर वाटर में चले जाएंगे, और प्योर कोलेडल सॉल्यूशन जो है वो रह जाएगा वेसल के अंदर। तो यही है डायलिसिस। अब आते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ऑर्डिनरी जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो स्लो होता है, इसको हम फास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के। इधर डिजोल्व सब्सटेंस जो है ये इम्प्योरिटी है वो मेनली इलेक्ट्रोलाइट है, तो तब हम इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज़ करते हैं। द प्रोसेस इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। कोलेडल सॉल्यूशन इज़ प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन विद प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं कंपार्टमेंट में। आयन जो प्रेजेंट होते हैं कोलेडल सॉल्यूशन में वो माइग्रेट कर जाते हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। आयन जो होते हैं कोलेडल सॉल्यूशन में अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेपरेट करते हैं कोलेडल पार्टिकल को सॉल्वेंट से और सोल्यूबल सोल्यूट से जो कि प्रेजेंट है कोलेडल सॉल्यूशन में बाय स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स। ठीक है, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स की मदद से हम सेपरेट करते हैं कोलेडल पार्टिकल को सॉल्वेंट और सोल्यूबल सोल्यूट से। ये जो फिल्टर होता है परमेबल होता है सारे सब्सटेंस से एक्सेप्ट द कोलेडल पार्टिकल्स। कोलेडल पार्टिकल जो है वो ऑर्डिनरी फिल्टर से पास कर जाता है बिकॉज उनका पोर साइज़ लार्ज होता है, बट जो पोर होता है फिल्टर पेपर का उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको बाय इम्पेरिगेटिंग विथ कोलेडिन सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलेडल पार्टिकल। तो हम जो फिल्टर पेपर है उसकी साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं बाय इम्पेरिगेटिंग दैम इन अ कोलेडिन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो यूजुअल कोलेडिन होता है वो 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेलुलोज को इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो यूजुअली जो कोलेडिन को हम यूज़ करते हैं वो 4% मिक्सचर होता है नाइट्रोसेलुलोज का, 4% नाइट्रोसेलुलोज होता है इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर जो हम कोलेडिन यूज़ करते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में भी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन अ कोलेडिन सॉल्यूशन। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम कोलेडिन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं फिल्टर पेपर को जिससे उसका पोर साइज़ रिड्यूस हो जाए। जो हमारा ये कोलेडिन सॉल्यूशन है वो 4% मिक्सचर 4% नाइट्रोसेलुलोज है अल्कोहल ईथर के मिक्सचर के अंदर।
ठीक है। पहले इसको फ़िल्टर पेपर के अंदर शॉक करेंगे, अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर को प्रिपेयर करेंगे, फ़िल्टर पेपर को कोलिडन सॉल्यूशन के अंदर सीक करके फिर फॉर्मल्डिहाइड से उसको हार्डनिंग करेंगे एंड देन फाइनली इसकी ड्राइंग करेंगे। अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर यूज़ करके कोलिडल पार्टिकल को हम रेस्ट ऑफ द मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो प्रोसेस है, इसको अगर हमें फास्ट करना है, स्पीड अप करना है तो सक्शन और प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं। कोलिडल पार्टिकल अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे रह जाता है, उसको स्टेट करते हैं फिर फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम के साथ टू गेट प्योर कोलिडल सॉल्यूशन। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे कोलिडल पार्टिकल्स की। सेपरेट करने के लिए तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 मेथड हो गए प्यूरिफिकेशन करने के लिए। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलिडल पार्टिकल्स। सबसे पहले आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिडल पार्टिकल्स जो है बिगर एग्रीगेट होते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ना कोलिडल सॉल्यूशन जो है कंपैरेटिवली स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपरिंग में लोवरिंग, डिस्प्रेशन फेजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे जो स्मॉल ऑर्डर के होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कोलिडल पार्टिकल छोटे होते हैं, कम होते हैं और साइज़ इनका बड़ा होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती है। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। कोई भी होमोजेनियस सॉल्यूशन को अगर हम डार्क में रखते हैं और उसे लाइट की डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है। अगर हम राइट एंगल पे देखते हैं लाइट की डायरेक्शन में तो परफेक्टली डार्क दिखाई देता है। तो लाइट के डायरेक्शन में देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा, 90 डिग्री पे देखेंगे तो परफेक्टली डार्क दिखाई देगा। कोलिडल सॉल्यूशन व्यूड इन द सेम वे में ऑल्सो अपीयर रीजनेबली क्लियर और ट्रांसलूसेंट बाय द ट्रांसमिटेड लाइट, बट दे शो अ माइल्ड और स्ट्रॉन्ग एब्लूसेंस व्हेन व्यूड एट राइट एंगल टू द पैसेज ऑफ लाइट। तो लाइट की डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो वो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, बट अगर हम राइट एंगल पे देख रहे हैं लाइट के तो वो हमें रीजनेबली क्लियर, तो हमें वो स्ट्रॉन्ग एब्लूसेंस दिखाई देता है। तो पाथ जो है वो बीम का एलिमिनेट हो जाता है बाय द ब्लूइश लाइट। ये इफेक्ट को सबसे पहले फैराडे ने देखा था, बाद में इसको स्टडी किया था टिंडल ने, उसे टिंडल इफेक्ट नाम दिया गया। ब्राइट कोन ऑफ द लाइट इसको टिंडल कोन। टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलिडल पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट को हर डायरेक्शन में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एलिमिनेट करती है पाथ ऑफ बीम को इन द कोलिडल डिस्पर्जन। तो टिंडल इफेक्ट इसी वजह से कि लाइट को स्कैटर करते हैं कोलिडल पार्टिकल्स सारे डायरेक्शन में, और ये एलिमिनेट करती है बीम के पाथ को। ठीक है, इसलिए हमें कोलिडल पार्टिकल्स जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता राइट एंगल पे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट देयर। जब प्रोजेक्शन कर रहे हैं सिनेमा हॉल में पिक्चर का तो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट देयर। टिंडल इफेक्ट 2 ही कंडीशन में दिखाई देगा। जो डिस्पर्स पार्टिकल का जो डायमीटर है वो बहुत कम होना चाहिए वेवलेंथ की लाइट के। तो जो डिस्पर्स पार्टिकल का डायमीटर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट की बहुत कम होना चाहिए, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का वो ज़्यादा डिफ़र नहीं करना चाहिए, अच्छा ग्रेटली डिफ़र करना चाहिए, सॉरी। जो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल हैं उनका साइज जो है वो लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो यही है, नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़। दूसरा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का वो ग्रेटली डिफ़र करना चाहिए। टिंडल इफेक्ट जो है डिस्टिंग्विश करता है कोलिडल और ट्रू सॉल्यूशन को। हमने देखा टिंडल इफेक्ट जो है कोलिडल और ट्रू सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करता है। इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द कोलिडल सॉल्यूशन कंटेन इन द ग्लास वेसल। फोकस ऑफ द लाइट इज देन ऑब्जर्व विद अ माइक्रोस्कोप एट राइट एंगल टू द बीम इन विच कोलिडल पार्टिकल ब्राइट स्टार्स दिखाई देते हैं अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलिडल पार्टिकल विजिबल बट ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय दैम। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो एक्चुअल कोलिडल पार्टिकल को नहीं दिखाते बट ऑब्जर्व करवाते हैं उसी लाइट को जिनको ये स्कैटर करते हैं। दस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द कोलिडल पार्टिकल। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप खाली लाइट जो वो स्कैटर कर रहे हैं उनको दिखाते हैं, कोलिडल पार्टिकल्स को नहीं दिखाते, इसलिए कोलिडल पार्टिकल की कोई साइज़ और शेप के बारे में ये नहीं बताता। अब बात करते हैं कलर की। कोलिडल सॉल्यूशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ठीक है, जो कलर है कोलिडल पार्टिकल का वो डिपेंड करता है किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड कर रहे हैं। लाइट की वेवलेंथ फर्दर डिपेंड करती है साइज एंड नेचर पे पार्टिकल्स के। कोलिडल पार्टिकल का जो ये सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज होता है जिस तरह से ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है लाइट को, उस तरह से भी। मिल्क और वाटर का मिक्सचर ब्लू दिखाई देता है जब उसे रिफ्लेक्टेड लाइट में देते हैं, और रेड दिखाई देता है जब ट्रांसमिटेड लाइट में देखते हैं। मिल्क और वाटर का मिक्सचर ब्लू लाइट में जो है कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, और
ट्रांसमिटेड लाइट में रेड दिखाई देता है। तो मिल्क और वाटर मिक्सचर ब्लू दिखाई देता है रिफ्लेक्टेड लाइट में, और ट्रांसमिटेड लाइट में जो है वो रेड दिखाई देता है। तो ब्लू दिखाई देता है रिफ्लेक्टेड लाइट में मिल्क और वाटर का मिक्सचर, और ट्रांसमिटेड लाइट में रेड दिखाई देता है। फाइनेस्ट गोल्ड सोल्ड इज़ रेड इन कलर एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज अपीयर पर्पल। तो गोल्ड का सोल्ड जो है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। साइज़ बढ़ेगा तो पर्पल, देन ब्लू और फाइनली गोल्डन। पर्पल, ब्लू एंड गोल्डन, पहले रेड दिखाई देता है, साइज़ बढ़ने से पर्पल, ब्लू और गोल्डन हो जाएगा। तो जो कलर है कोलोइडल पार्टिकल का वो डिपेंड करता है किस तरह की वेवलेंथ की लाइट जो है वो स्कैटर्ड कर रहा है डिस्पर्स पार्टिकल, किस वेवलेंथ की लाइट को डिस्पर्स पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहा है। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है साइज़ पे और नेचर पे पार्टिकल के। किस वेवलेंथ की लाइट को डिस्पर्स पार्टिकल डिस्पर्स कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कोलोइडल पार्टिकल का कलर। और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है साइज़ पे एंड नेचर पे पार्टिकल्स के। और ये इस तरह से भी चेंज होता है किस तरह से ऑब्जर्वर से रिसीव करता है। मिल्क और वाटर का मिक्सचर रिफ्लेक्टेड लाइट में ब्लू है, जबकि ट्रांसमिटेड लाइट में रेड दिखाई देता है। फाइनेस्ट गोल्ड सोल जो है वो रेड कलर का होता है, जब साइज़ बढ़ाएंगे तो वो येलो हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा एंड ब्लू एंड देन फाइनली गोल्डन। पहले रेड है, फिर पर्पल, फिर ब्लू एंड देन फाइनली गोल्डन। रेड, पर्पल, ब्लू एंड गोल्डन। अब बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट है। तो कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज़ पे और किस तरह से ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। ब्राउनियन मूवमेंट, जब कोलोइडल सॉल्यूशन को हम एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूस जिग-जैग मोशन करते हैं। इस तरह की मोशन को ऑब्जर्व करा था रॉबर्ट ब्राउन ने, ऐसे ब्राउनियन मोशन बोलेंगे। ये मोशन जो है इंडिपेंडेंट होता है कोलोइड के नेचर पे, बट डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज़ पे और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितना छोटा साइज़ और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही मोशन होगा। तो जो ब्राउनियन मोशन है डिपेंड करता है मीडियम की विस्कोसिटी पे और साइज़ पे पार्टिकल के। जितना छोटा साइज़ और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही फास्टेस्ट मोशन होगा। ब्राउनियन मूवमेंट को एक्सप्लेन किया गया ड्यू टू अनबैलेंस बोmbardment ऑफ द पार्टिकल बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ब्राउनियन मोशन का स्टेनिंग इफेक्ट होता है जो परमिट नहीं करता पार्टिकल को सेटल होने से और स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्राउनियन मोशन का एक अच्छा वो होता है, स्टेनिंग इफेक्ट होता है जो पार्टिकल को सेटल नहीं होने देता, इसलिए स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोल्स की कौन, ब्राउनियन मोशन। अब बात करते हैं कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज का। कोलोइडल पार्टिकल में हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और नेचर ऑफ चार्ज जो है सेम होता है ऑल पार्टिकल्स पे इन अ गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन। और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज सोल होते हैं हाइड्रेटिक मेटालिक ऑक्साइड जितनी भी होती है L2O3.XH2O, Cr2 3.X2, Fe2O3.XH2, ये सारी हाइड्रेटिक मेटालिक ऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज सोल होती है। बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है ऑक्साइड TiO2। तो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड मिथाइलिन ब्लू डाई होती है और इसके अलावा ब्लड, हीमोग्लोबिन, ये सारे पॉजिटिव चार्ज सोल होते हैं। नेगेटिव चार्ज मेटल्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सोल। मेटल की सल्फाइड होती हैं AS2S3, Sb2S3, CdS। एसिडिक डाई स्टफ होती है ईओसिन, कोंगो, रेड स्टफ। इसके अलावा चारकोल का सोल, स्टार्च का, क्ले का, चारकोल का, गम और जिलेटिन। गम, जिलेटिन, स्टार्च, क्ले और चारकोल। स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले और चारकोल, ये सारे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज है, बेसिक डाई पॉजिटिवली चार्ज है, ब्लड पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अलावा ऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर आओ, नेगेटिव चार्ज में क्या है, मेटल की सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज हैं, मेटल नेगेटिवली चार्ज हैं, एसिडिक डाई नेगेटिवली चार्ज हैं और जो स्टार्च, गम, जिलेटिन, चारकोल, रब, ये सब स्टार्च, गम, जिलेटिन, चारकोल के लिए ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं। अच्छा, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर इक्वल और सिमिलर चार्ज होगा तो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज रिपल्सिव फोर्स जो है उनको एग्रीगेट नहीं होने देते जब वो एक साथ आते हैं। तो इक्वल और सेम चार्ज प्रेजेंट होना उन पे स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उनको एक साथ नहीं आने देते, एग्रीगेट नहीं बनाने देते। ठीक है, तो जो यही कोलोइडल पार्टिकल के लिए स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इक्वल और सेम चार्ज प्रेजेंट होना। और एक ब्राउनियन मोशन भी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था और शिवरिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता, जिससे वो सेटल डाउन और कोगुलेट नहीं करते थे। जो सोल पार्टिकल पे चार्ज है वो दो रीजन की वजह से होता है। एक तो वो सोल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्जन के टाइम पे मेटल्स के, और दूसरा प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन करते हैं आयंस का सॉल्यूशन से
और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनाते हैं जिससे। तो एक तो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन करते हैं जब हम मेटल का, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं सोल पार्टिकल, जब हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन करते हैं मेटल। दूसरा है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन करते हैं आयंस का फ्रॉम द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनाते हैं। तीसरा चार्ज का डेवलपमेंट होना, मतलब ये चार्ज का डेवलपमेंट होना प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन से, उसको हम नीचे हम देख रहे हैं। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन से चार्ज डेवलप होता है एक तो, और एक इलेक्ट्रो डिस्पर्जन होना पार्टिकल्स का, मेटल के पार्टिकल्स का, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं सोल पार्टिकल। तो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, सोल पार्टिकल एक्वायर करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। व्हेन टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्जन मीडियम, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयंस कॉमन टू द कोलोइडल पार्टिकल यूजुअली टेक प्लेस। जब डिस्पर्जन मीडियम में दो और मोर आयंस प्रेजेंट है तो जो कोलोइडल पार्टिकल है वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्ब करता है आयंस का, कॉमन आयन का। जब हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जब हम उसको हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड में हम डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, पोटेशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट को हम डालते हैं तो सिल्वर आयोडाइड बनता है। पोटेशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट को डालोगे तो सिल्वर आयोडाइड बनेगा। ठीक है, ये सिल्वर आयोडाइड जो एब्जॉर्ब आयोडीन को फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम एंड नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल रिजल्ट्स। आयोडीन को ये एब्जॉर्ब करेगा जिससे नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सोल बनेगा। जब पोटेशियम सॉल्यूशन को हम ऐड करेंगे AgNO3 में तो पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Ag+ आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जब हम AgNO3 को Ki में डाल रहे हैं तो हमारा Agi बन रहा है, और Agi किसको एब्जॉर्ब करता है, Agi एब्जॉर्ब करता है I नेगेटिव को। ठीक है, Agi I नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है जब हम AgNO3 को Ki में डाल रहे हैं। जब हम Ki को AgNO3 में डाल रहे हैं, ठीक है, Ki को AgNO3 में डाल रहे हैं तो Agi बनता है और वो Ag+ को एब्जॉर्ब करता है। तो जब एक को याद कर लो, जब AgNO3 को Ki में डालोगे, AgNO3 को Ki में डालोगे Agi बनेगा और ये एब्जॉर्ब करता है I नेगेटिव को। ठीक है, और जब हम Ki को ऐड करेंगे AgNO3 में तो वो Ag+ को एब्जॉर्ब करता है, वो पॉजिटिव चार्ज बनता है। FeCl3 को ऐड करते हैं मैक्सिस ऑफ हॉट वाटर में तो पॉजिटिव चार्ज सोल बनता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का, क्योंकि वो Fe3+ आयन को एब्जॉर्ब करता है। FeCl3 को जब हम एब्जॉर्ब करवाते हैं हॉट वाटर के सरफेस में तो Fe3+ को एब्जॉर्ब करता है, पॉजिटिव चार्ज सोल बनाएगा। तो फेरिक क्लोराइड को मैंने इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज सोल बनेगा OH नेगेटिव के एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो वाटर में डालो तो पॉजिटिव चार्ज बनता है H+ के एब्जॉर्प्शन की, Fe3+ के एब्जॉर्प्शन की वजह से, और NaOH में डालो तो नेगेटिव चार्ज सोल बनता है OH नेगेटिव की एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, हैविंग एक्वायर्ड अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, ये लेयर अट्रैक्ट करती है काउंटर आयन को मीडियम से और सेकेंड लेयर बनाती है। काउंटर आयन को मीडियम से अभी अट्रैक्ट करेंगी। सबसे पहले हमने Agi के पास I नेगेटिव बनाया तो ये पोटेशियम K+ को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और दूसरा Agi पे अगर हमने Ag+ बनाया है तो I नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेगा ये सेकेंड लेयर। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज की 2 लेयर बन गई अराउंड द कोलोइडल पार्टिकल से हेमोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनते हैं। जब कोलोइडल पार्टिकल के अराउंड 2 लेयर बन गई अपोजिट चार्ज की उसको हेमोहोल्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है वो फैमिली हेल्ड होती है और उसे फिक्स लेयर बोलते हैं, जबकि सेकंड वाली लेयर को मोबाइल लेयर या डिफ्यूज़ लेयर बोलते हैं। तो फर्स्ट वाली फिक्स लेयर होती है और सेकंड वाली को मोबाइल या डिफ्यूज़ लेयर बोलते हैं। अब जो चार्ज का सेपरेशन है वो पोटेंशियल की वजह से होता है। तो चार्ज ऑफ अपोजिट साइन on the fixed and the diffuse part of the double layer result in the difference of potential between these 2 layers on the same manner as potential difference develop in a capacitor। तो अब इन 2 लेयर के बीच में अपोजिट साइन है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन द फिक्स लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में, इलेक्ट्रोकाइनेटिक के जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इंसॉल्युबल मटेरियल के 2 पार्टिकल में डू नॉट हैव डबल लेयर, दे कैन कम क्लोज इनफ एंड अट्रैक्टिव वंडरवाल फोर्स पुल देम टुगेदर। अगर 2 पार्टिकल हैं इंसॉल्युबल मटेरियल के, वो उनके बीच में कोई डबल लेयर नहीं है तो ये एक साथ आ जाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं वंडरवाल फोर्सेस, उन्हें एक साथ लग देते हैं। उनके अंदर डबल ओवरऑल इफेक्ट ये होता है पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपल्शन प्रिवेंट करते हैं उनके क्लोज अप्रोच को, जिससे कि डिस्पर्स होता है कोलोइड जो है वो स्टेबलाइज होता है। अच्छा,
अच्छा, अगर दो पार्टिकल हैं इनसॉल्युबल मटेरियल के, उनके बीच में कोई डबल लेयर नहीं है अपोजिट चार्ज की, तो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अब एक साथ आ जाएंगे तो ये रिपेल करना शुरू करेंगे एक दूसरे को, जिससे रिपल्शन उनके क्लोज अप्रोच को प्रिवेंट करेगा, इसलिए ये डिस्पर्स रहते हैं। कोलॉइड जो है वो सेपरेट स्टेबलाइज रहता है। द एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट टू सोल सप्रेस द डिफ्यूज डबल लेयर एंड रिड्यूस द जीटा पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो वो डिफ्यूज डबल लेयर को क्या करेगा, सप्रेस करेगा और जीटा पोटेंशियल को कम कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से हम जीटा पोटेंशियल को कम कर सकते हैं, लेयर को सप्रेस करवा के, डिफ्यूज लेयर को सप्रेस करवा के जीटा पोटेंशियल को कम करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके द डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विद द पार्टिकल्स टू अ लार्ज एक्सटेंस एंड कोलॉइड प्रेसिपिटेट। इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल सेंसिटिव होते हैं पोलरी चार्ज, इसलिए इससे क्या होगा, जब हमने क्या किया इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया तो जीटा पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिससे रिपल्शन कम हो जाएगा एंड कोलॉइड प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, इसलिए सेंसिटिव होते हैं ये पोलरी चार्ज आयंस के। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। कोलॉइडल पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसको हम कंफर्म करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से कंफर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिपिंग इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। द कोलॉइडल पार्टिकल मूव टू वन ऑफ द अदर इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के अक्रॉस जो कि डिप्ड है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो कोलॉइडल पार्टिकल जो है एक दूसरे वन टू अदर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी। जो मूवमेंट है कोलॉइडल पार्टिकल की अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। पोलरी चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एनोड की तरफ मूव करता है। पोलरी चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ मूव होता है। जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम किसी मीन से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं तो देखा जाता है डिस्पर्जन के मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए इलेक्ट्रोस्मोसिस बोलते हैं। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। स्टेबिलिटी जो है लायोफोबिक सोल की वो उनके ऊपर चार्ज की प्रेजेंस की वजह से होती है। अगर इसी तरह से हम उस चार्ज को हटा दें तो वो जो है एग्रीगेट कर जाएंगे और कोगुलेट करके सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल को हम कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं सोल का। कैसे कैसे हम लायोफोबिक सोल का प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो मूव कर देंगे अपोजिट चार्ज सोल की, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे और पीपीटी बना लेंगे। दो अपोजिट चार्ज सोल को अगर हम मिक्स कर दें इक्वल प्रोपोर्शन में तो वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेंगे और पार्शली और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट बना लेंगे। जैसे कि हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड जो कि पॉजिटिव चार्ज है और आर्सेनियस सल्फाइड उनको हम मिला देंगे तो प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। इस तरह के कोगुलेशन को म्यूचुअल कोगुलेशन बोलते हैं। दूसरा बॉइलिंग। जब सोल को हम बॉयल करते हैं तो जो एडजॉर्ब लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है कोलिजन बढ़ने की वजह से, जिससे कि चार्ज कम हो जाता है पार्टिकल के ऊपर एंड अल्टीमेटली उनकी सेटलिंग डाउन हो जाती है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। जैसे ही सोल को बॉयल करते हैं एडजॉर्ब लेयर डिस्टर्ब हो जाती है कोलिजन बढ़ने की वजह से, जिससे कि उनके ऊपर चार्ज कम हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। परसिस्टेंट डायलिसिस। अगर हम प्रॉन्ग्ड डायलिसिस करते हैं तो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल रिमूव्ड हो जाते हैं पूरी तरह से और द कोलॉइड बिकम अनस्टेबल अल्टीमेटली कोगुलेट। अगर हम बहुत ज़्यादा डायलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाते हैं और वो जो क्या करते हैं कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, कोलॉइड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, अल्टीमेटली कोगुलेट कर जाते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल पीपीटी बना लेते हैं, इसलिए कोलॉइड इंटरेक्ट करता है आयन जो जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो टू दैट प्रेजेंट ऑन देमसेल्फ, इसलिए उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनके ऊपर ऐसा चार्ज हो जो इनके चार्ज से अलग हो, जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है लीडिंग टू देयर कोगुलेशन। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल पे तो ये प्रेसिपिटेट कर लेंगे, इसलिए इनके ऊपर ऐसा चार्ज होता है उनका इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है, जिससे न्यूट्रलाइजेशन होगा, जिससे कोगुलेशन होगा। आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल कोगुलेटिंग आयन। जो चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर उन आयंस को हम कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं। नेगेटिव आयन जो प्रेसिपिटेशन करता है पॉजिटिव चार्ज सोल का एंड पॉजिटिव चार्ज सोल नेगेटिव चार्ज सोल का प्रेसिपिटेशन करता है। तो जो भी प्रेसिपिटेशन कर रहा है कोलॉइडल पार्टिकल्स का उनको कोगुलेटिंग आयन बोलते हैं।
ये देखा जाता है जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी फोकुलेटिंग आयन की, उतनी ज़्यादा पावर होगी उसकी प्रेसिपिटेशन कोज करने की। इसे हार्डी-सुलज रूल बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज सोल के कोगुलेशन के लिए फोकुलेटिंग पावर क्या है? Al3+ Ba2 पॉजिटिव एंड Na+। जितनी ज़्यादा वैलेंसी ये चार्ज होगा कैटायन पे जो कोगुलेशन कर रहा है नेगेटिव चार्ज सोल का, उतनी ज़्यादा उनकी फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। अब पॉजिटिव चार्ज सोल की फोकुलेटिंग पावर ये है। अब बात करते हैं दूसरी हम, ये फ्लोकुलेटिंग पावर है, जितना ज़्यादा चार्ज या वैलेंसी होगी उतना ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर होगी। दूसरा है हमारा, एक होती है कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग वैल्यू, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल पर लीटर में जो प्रेसिपिटेशन कर रही है सोल का 2 घंटे के अंदर, उसे कोगुलेटिंग वैल्यू बोलते हैं। जितनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी किसी भी आयन की। तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में जो एक सोल का प्रेसिपिटेशन कर रही है 2 घंटे के अंदर, उसे हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। जितनी कम ये क्वांटिटी की ज़रूरत होगी उतनी ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी किसी भी आयन की। अब बात करते हैं लायोफिलिक सोल का कोगुलेशन। लायोफोबिक का तो हमने कितने तरीके से किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बॉइलिंग, पर्सिस्टेंट डायलिसिस, अपोजिट चार्ज सोल को मिला देना, 4 मेथड हो गए। 5वां इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना। अब लायोफिलिक सोल की 2 फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लायोफिलिक सोल की। लायोफोबिक के अंदर तो खाली चार्ज रिस्पॉन्सिबल था, लायोफिलिक के लिए 2 रिस्पॉन्सिबल, एक तो चार्ज और दूसरा कोलेडल पार्टिकल का सोल्वेशन होना। जब इन 2 फैक्टर को रिमूव करोगे तो लायोफिलिक सोल जो है कोगुलेट कर सकते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो और एक सूटेबल सॉल्वेंट को ऐड कर दो, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ये ज़्यादा सोल्यूबल हो, लाइक सॉल्वेंट अल्कोहल एंड एसीटोन आर एडेड टू लायोफिलिक सोल। डिस्पर्स फेज का डिहाइड्रेशन होता है। अंडर दिस कंडीशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोगुलेशन लेके आ सकती है। ठीक है, तो 2 ही मेथड हैं, एक हम एक सॉल्वेंट में मिला दें इसको, एक सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करते हैं, एक चार्ज को हटा दें। इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके चार्ज हटा सकते हैं, और सॉल्वेंट तो ये सॉल्वेटेड होता है लेकिन इनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, किसी तरह से उस चार्ज को रिमूव कर दो इलेक्ट्रोलाइट से और सॉल्वेंट को हटा दो सूटेबल सॉल्वेंट ऐड करके, लाइक अल्कोहल एंड एसीटोन। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। लायोफिलिक सोल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है लायोफोबिक के कंपैरिजन में, क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड जो है एक्सटेंसिवली सॉल्वेट होते हैं। मतलब ये जो है कवर्ड होता है शीट से लिक्विड की, जिनके ऊपर इन विच दे आर डिस्पर्स, जिस लिक्विड में वो डिस्पर्स हैं उस लिक्विड की शीट से कवर्ड होते हैं, इसलिए एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स की स्पेशल या यूनिक प्रॉपर्टी होती है लायोफोबिक कोलॉइड्स को बचाने की। जब लायोफिलिक सोल को हम ऐड करते हैं लायोफोबिक सोल के अंदर, ठीक है, लायोफिलिक सोल जो है लायोफोबिक सोल को बचा के रखते हैं। जब लायोफिलिक सोल को हम लायोफोबिक सोल के अंदर डालते हैं तो लायोफिलिक पार्टिकल जो एक लेयर बनाते हैं लायोफोबिक पार्टिकल के अराउंड और प्रोटेक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट से। तो लायोफिलिक सोल को जब लायोफोबिक में डालते हैं तो लायोफिलिक जो है लायोफोबिक के अराउंड जो है एक लेयर बनाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बोलते हैं। तो लायोफिलिक सोल जो है वो एक लेयर बनाते हैं लायोफोबिक के अराउंड और उनको इलेक्ट्रोलाइट से बचाते हैं। तो इस तरह के लायोफिलिक कोलॉइड्स को हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यही जो लायोफिलिक सोल है जिनकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जो ज़रूरत है जिससे हम जो है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन लायोफिलिक कोलॉइड्स की या प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की जो प्रेसिपिटेट ना होने दे स्टैंडर्ड गोल्ड सोल को, जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालें, इसी को हम गोल्ड नंबर बोलते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन, गोल्ड नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? गोल्ड नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन है मिनिमम वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स मिलीग्राम में, जिसको हम ऐड करें 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल के अंदर, जिससे कि उसका कोगुलेशन ना हो। जब उसके अंदर हम 1 ml या 10% NaCl को ऐड करें तो गोल्ड नंबर क्या है? मिनिमम वेट प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स का, जिसको हम ऐड करें स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल के अंदर, जिससे कि उसका कोगुलेशन ना हो जब उसमें हम 10 ml या 10% NaCl को डालें स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल के अंदर। ठीक है, 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल के अंदर जब हम 10% या 1 ml इलेक्ट्रोलाइट को डालें तो उसका कोगुलेशन ना हो, इसलिए उसके लिए हम कितना मिनिमम अमाउंट पे हमें प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की ज़रूरत होगी उसको हम गोल्ड नंबर बोलते हैं। तो सबसे जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतना ही कम प्रोटेक्टिव पावर होगी। सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर स्टार्च का होता है, इसलिए सबसे कम प्रोटेक्टिव पावर जो है वो स्टार्च की होती है। और जिलेटिन का सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर स्टार्च का होता है, इसलिए प्रोटेक्टिव पावर सबसे कम होती है। जिलेटिन का सबसे कम होता है गोल्ड नंबर, इसलिए
उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। बात करते हैं इमर्शन की। ये लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड का फाइनाइट डिवाइडेड ड्रॉपलेट की फॉर्म में दूसरे लिक्विड के अंदर जाना। 2 इमिसिबल और 2 पार्शली मिसिबल लिक्विड को हम सेक करते हैं तो हमारा जो इमर्शन बनता है, 2 तरह के इमर्शन होते हैं, एक ऑयल डिस्पर्ज इन वाटर और एक वाटर डिस्पर्ज इन ऑयल। पहला जिसमें ऑयल को वाटर के अंदर डाल रहे हैं हम, तो वाटर जो है डिस्पर्जन मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल होता है मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम, मिल्क और वैनिशिंग क्रीम। मिल्क के अंदर लिक्विड फैट जो है डिस्पर्ज होता है वाटर के अंदर। सेकंड सिस्टम में क्या होता है, ऑयल डिस्पर्जन मीडियम है, उसका एग्जांपल है बटर और क्रीम। तो ऑयल इन वाटर के एग्जांपल है मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, और बटर और क्रीम एग्जांपल है वाटर इन ऑयल। इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर जो होता है वो अनस्टेबल होता है और 2 लेयर में सेपरेट कर सकता है स्टैंडिंग पे। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्ड कंपोनेंट इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है एक इंटरफेशियल फिल्म बनाता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बीच में और मीडियम के बीच में। जो प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट है ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए वो प्रोटीन गम नेचुरल सिंथेटिक सोप है। प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए जो है क्या है, मिल्क जिलेटिन स्टार्च रबर और क्या है जिलेटिन प्रोटीन गम नेचुरल जिलेटिन स्टार्च नहीं प्रोटीन गम नेचुरल सिंथेटिक सोप। तो इमल्सिफाइंग एजेंट है ऑयल इन वाटर, उनको स्टेबलाइज करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत होती है जो इंटरफेशियल लेयर बनाता है ऑयल और वाटर के बीच में। तो जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है उसके लिए जो मेनली यूज़ इमल्सिफाइंग एजेंट होता है वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन गम नेचुरल सिंथेटिक सोप, प्रोटीन गम नेचुरल सिंथेटिक सोप। और वाटर इन ऑयल के लिए हैवी मेटा सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लैम्प ब्लैक। तो ऑयल इन वाटर के लिए प्रोटीन गम जिलेटिन स्टार्च और प्रोटीन गम नेचुरल सिंथेटिक सोप। और वाटर इन ऑयल इमल्शन के लिए है इमल्सिफाइंग एजेंट हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लैम्प ब्लैक और लॉन्ग चेन अल्कोहल। इमल्शन को डाइल्यूट कर सकते हैं विद एनी अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। ऑन द अदर हैंड जो डिस्पर्स लिक्विड है जिसको मिक्स करते हैं वो एक सेपरेट लेयर बनाएगा। द ड्रॉपलेट इमल्शन आर ओपनली नेगेटिवली चार्ज एंड कैन बी प्रेसिपिटेट बाय इलेक्ट्रोलाइट। दे शो ब्राउनिन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट। इमल्शन को ब्रोक करते हैं क्वेश्चन लिक्विड में बाय हीटिंग, फ्रीजिंग या सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बात करते हैं कोलाइडल अराउंड अस। Following are the interesting and noteworthy example of colloids. Blue color of the sky. Dust particle along the water suspended in the air scatter करते हैं ब्लू लाइट को जो हमारी आइज तक जाती है और स्काई हमें जो है ब्लू दिखाई देता है। फॉग, मिस्ट एंड रेन। जब लार्ज मास ऑफ एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल को कूल्ड करते हैं उसके डाउ पॉइंट के नीचे तो मॉइस्चर फ्रॉम द एयर कंडेंस होता है सरफेस पे इन पार्टिकल की और फाइन ड्रॉपलेट बनाता है। ये ड्रॉपलेट जो कोलाइडल नेचर की होती है, फ्लोट करती है एयर में, मिस्ट और फॉग बनाएगी। क्लाउड्स और एरोसोल भी स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं वाटर के जो सस्पेंडेड होते हैं एयर में। कंडेंसेशन करके ये अपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, बिगर और बिगर साइज में हो जाते हैं और फिर रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं। समटाइम्स द रेनफॉल अकर व्हेन टू पोलली चार्ज क्लाउड मीट। इट इज़ पॉसिबल टू कोज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग इलेक्ट्रिफाइड सैंड और स्प्रेइंग अ सोल कैरिंग चार्ज अपोटिस टू दैट 1% ऑन क्लाउड्स फ्रॉम एन एरोप्लेन। आर्टिफिशियल रेन को हम कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड सैंड को थ्रो करके या फिर एक सोल को स्प्रे करके जिसका चार्ज अपोजिट हो क्लाउड्स के चार्ज से, एरोप्लेन से थ्रो कर सकते हैं। फूड आर्टिकल्स, मिल्क हुआ, बटर हुआ, हलवा हुआ, आइसक्रीम हुई, फ्रूट जूस हुई, ये सारे कोलॉइड्स होते हैं। ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है एल्बुमिनेटरी सब्सटेंस का, इसमें फेरिक क्लोराइड और एलम होता है। कोगुलेशन होता है इसमें ब्लड का, जिससे क्लोड बनता है जो फर्दर ब्लीडिंग रोकता है। सॉइल, फर्टाइल सॉइल कोलाइडल होती है नेचर में, जो ह्यूमन एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, विद ह्यूमस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। फर्टाइल सॉइल, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ कोलाइडल नेचर सोल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड नरिशिंग मटेरियल। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, रिवर वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्ले का, इसमें बहुत सारी सी वाटर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट होती है। रिवर वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्ले का, और जबकि सी वाटर के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट होती है। जब रिवर मीट करती है सी से, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होती है सी वाटर में वो कोगुलेट कर देती है रिवर के वाटर को, सी वाटर रिवर के कोलाइडल सॉल्यूशन को, जिससे डिपोजिशन हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है डेल्टा का। तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इन सब में आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं हम। फूड पार्टिकल्स में, ब्लू कलर ऑफ स्काई में, ब्लड के अंदर, सॉइल के अंदर डेल्टा बनाने में सारी एप्लीकेशंस होते हैं कोलॉइड्स की एप्लीकेशन देखें। अच्छा, और एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल प्यूरिफिकेशन करते हैं स्मोक का। स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन है सॉलिड पार्टिकल्स का, जैसे कि कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड, डस्ट।
Smoke before it come from the chimney is let through a chamber containing plates having a charge opposite to that carried by smoke particles. The particles on coming contact with this plate lose their charge and get precipitated. तो जो कोलिडल पार्टिकल्स के ऊपर ये जो डस्ट है उनके ऊपर जो चार्ज होता है उससे अपोजिट चार्ज होता है इन प्लेट्स के अंदर, तो इनके साथ कांटेक्ट में आके प्रेसिपिटेट बना लेंगे. पार्टिकल द सेटल इन द फ्लोर ऑफ द चैम्बर. प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड कंट्रोल प्रेसिपिटेट. प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. वाटर जो ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्स से उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसमें एलम को ऐड किया जाता है उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को कोगुलेट करने के लिए और वाटर को ड्रिंकिंग के लिए फिट बनाने के लिए एलम डाला जाता है उन इम्प्योरिटीज़ को कोगुलेट करने के लिए, वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए फिट बनाने के लिए. मेडिसिन. ज़्यादातर मेडिसिन कोलोइडल नेचर की होती है. फॉर एग्जांपल एग्रोल इज़ अ सिल्वर सोल यूज इन आई लोशन. एरोलियोर जो है वो सिल्वर सोल होता है. अर्गेरोल. कोलोइडल एंटीमनी यूज़ होती है कालाजार को ट्रीट करने के लिए, तो कोलोइडल एंटीमनी को कालाजार ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. एर्गेरोल को सिल्वर है जिसको हम आई लोशन के लिए तौर पे यूज़ करते हैं. गोल्ड को हम यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलर जंक्शन के अंदर. कोलोइडल गोल्ड को. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करते हैं स्टमक डिसऑर्डर में. तो एग्रेलोर को जो कि सिल्वर सोल है उसे आई लोशन में यूज़ करते हैं. कोलोइडल एंटीमनी को हम यूज़ करते हैं कालाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टमक डिसऑर्डर के लिए. और गोल्ड को सीधा इंट्रामस्कुलर जंक्शन में यूज़ करते हैं. कोलोइडल मेडिसिन वेरी इफेक्टिव होती है बिकॉज इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है, देयरफॉर आसानी से एसिमिलेट कर जाते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को स्टमक डिसऑर्डर के लिए और इंट्रामस्कुलर जंक्शन में गोल्ड को, सिल्वर सोल को आई लोशन के लिए और कोलोइडल एंटीमनी को कालाजार को ट्रीट करने के लिए. टैनिंग. एनिमल हाइड जो है कोलोइडल नेचर के होते हैं. जब हाइड जिसमें पोली चार्ज पार्टिकल है उसे सोक करेंगे टैनिन से जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज कोलोइडल पार्टिकल तो म्यूचुअल कोगुलेशन होगा. एनिमल हाइड पॉजिटिव चार्ज है, टैनिन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो म्यूचुअल कोगुलेशन होगा जिससे हार्डनिंग हो जाएगी लेदर की. इस प्रोसेस को टैनिंग बोलते हैं. क्रोमियम सोल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं टैनिन की तरह. क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म. रबर इंडस्ट्री में लेटेक्स जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है रबर पार्टिकल का जो कि नेगेटिव चार्ज है. रबर ऑब्टेन होता है बाय द कोगुलेशन ऑफ लेटेक्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. पेंट, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं.